तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस का। ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब है एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करना। जो एमआरएनए हमने ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनाया था, जब इससे हम प्रोटीन बनाते हैं, एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो इसी प्रोसेस को बुलाया जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इसके अंदर में आपको मल्टीपल टॉपिक्स से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ट्रांसलेशन समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम ट्रांसलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन में कई चीज़ें हमें यूज़ होने वाली हैं। जैसे कि हम बताएं कि ट्रांसलेशन के दौरान आपको 4 कंसेप्ट के बारे में कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला है एमआरएनए स्ट्रक्चर। जो एक मैच्योर एमआरएनए होता है, एक मैच्योर एमआरएनए होता है, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि एक मैच्योर एमआरएनए से ही प्रोटीन का सिंथेसिस अल्टीमेटली होता है। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहला। दूसरा है हमें टीआरएनए के बारे में पता होना चाहिए। टीआरएनए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, अमीनो एसिड को ला करके जोड़ने का काम करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। तो दूसरा, हमें टीआरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरा, राइबोसोम, वो ऑर्गेनील जिसकी मदद से प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। तो राइबोसोम वो ऑर्गेनील है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट है हमारे पास कोडॉन। एमआरएनए की वो इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन बनाने के लिए, जो प्रोटीन में अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है जिसके पास में, तो कोडॉन की बात भी हमें पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं एमआरएनए के स्ट्रक्चर से। एक बार हम एमआरएनए का स्ट्रक्चर सही से देख लेंगे तो वहां पे काफी चीजें क्लियर होंगी। एक जो मैच्योर एमआरएनए होता है, उसके पास में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब ये जो पूरा एमआरएनए होता है, ये पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसके पास में कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं, कुछ ऐसी सीक्वेंस जो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करवाती, लेकिन प्रोटीन के सिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। तो ऐसे रीजन जो एमआरएनए के अंदर में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस उनके थ्रू नहीं होता, उनको बुलाया जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो एमआरएनए के पास में ऐसे 2 अनट्रांसलेटेड रीजन देखने को मिलते हैं। एक 5 प्राइम एंड की तरफ अनट्रांसलेटेड रीजन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन या फिर यूटीआर। इसी तरह से एक अनट्रांसलेटेड रीजन 3 प्राइम एंड पे दिखाई पड़ता है, जिसका नाम होता है 3 प्राइम यूटीआर या फिर 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। ये दोनों ही अनट्रांसलेटेड रीजन प्रोटीन सिंथेसिस में या फिर ट्रांसलेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, पर ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसके रेगुलेशन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 5 प्राइम यूटीआर के बाद में एक स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है एयूजी। भाई, स्टार्ट कोडॉन ही वो कोडॉन है जहां से हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो ये क्या है? स्टार्ट कोडॉन। यहीं से प्रोटीन सिंथेसाइज करना स्टार्ट होता है। यहां से लेकर प्रोटीन कहां तक सिंथेसाइज होगा? जब तक हमें एक स्टॉप कोडॉन ना मिल जाए। मान लीजिए यूएए, ये एक स्टॉप कोडॉन है, तो जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन आएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पर रुक जाएगा। स्टॉप कोडॉन के बाद में कौन सा रीजन होता है? 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन या फिर 3 प्राइम यूटीआर रीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस इतने ही पार्ट से होगा, जो अमीनो एसिड ऐड होने वाले हैं वो इस बीच वाले पार्ट से ही होता है, बाकी पार्ट से नहीं होता। अब आते हैं हम 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन में एक सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट, आरबीएस साइट या फिर राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसको राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। ये एमआरएनए के अंदर में एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके थ्रू राइबोसोम आकर के यहाँ पर बाइंड करेगा।
भाई राइबोसोम mRNA से बाइंड करता है राइबोसोम की दोनों सब यूनिट, तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। और राइबोसोम mRNA पर किस जगह करके बाइंड करता है? इसी साइट पर, राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे। तो ये mRNA का स्ट्रक्चर इतना पता होना चाहिए। mRNA के स्ट्रक्चर के बाद में हमें पता होना चाहिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमने 11th क्लास में सेल वाले चैप्टर में, सेल ऑर्गेनेल टॉपिक में पढ़ लिया था। यहाँ पे हमें ये देखना है कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के रिस्पेक्ट में या फिर ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर उसके पास में प्रेजेंट होते हैं। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं वो है राइबोसोम स्ट्रक्चर। अब हर एक राइबोसोम की बात करें, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो वहां पे 80S राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोट्स में 70S। दोनों ही राइबोसोम डबल सब यूनिट के बने होते हैं, एक छोटी सब यूनिट होती है और एक बड़ी सब यूनिट होती है। ये दोनों सब यूनिट पास तभी आती हैं जब एक mRNA इनके बीच में प्रेजेंट हो। जब तक mRNA नहीं होता इनके बीच में, तब तक ये दोनों सब यूनिट इंडिपेंडेंटली रहती हैं अलग अलग। जैसे ही एक mRNA आता है तो दोनों सब यूनिट एक साथ mRNA से जुड़ती हैं, तो दोनों पास पास में आ जाती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट करेंगे। अब इन mRNA के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डिटेल्स की बात करें तो हर mRNA के पास, पहले यहाँ पे इसकी छोटी सब यूनिट बना लेते हैं और यहाँ पे इसका बड़ा सब यूनिट बना लेते हैं। ये हमारा 60S है और ये 40S, दोनों को मिला के 80S राइबोसोम की हम बात कर रहे हैं। दोनों ही दो सब यूनिट के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट साइट होती हैं जिनको बोलते हैं पी साइट, ए साइट और ई साइट। ये होता है पी साइट, ये होता है ए साइट और ये होता है ई साइट। इसी तरह से 40S सब यूनिट में भी ई साइट, पी साइट और ए साइट, ए पी एस ई साइट। ये तीनों साइट ट्रांसलेशन के दौरान अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहीं पर क्लियर होगा। अभी बस आप इतना याद रख लो कि दोनों के पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट जगह होती हैं जहां पर अलग अलग तरह का एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। जो mRNA बाइंडिंग करता है राइबोसोम से, उस बाइंडिंग के लिए राइबोसोम की छोटी सब यूनिट, यानी कि यहाँ पे जो 40S सब यूनिट है, इसके पास में एक mRNA टनल होती है। एक ऐसी गैप प्रेजेंट होती है mRNA टनल, जिस टनल के थ्रू हमारा mRNA यहाँ से पास करेगा। तो ये छोटी सब यूनिट में क्या होती है? एक mRNA टनल। इसी टनल के थ्रू mRNA छोटी सब यूनिट से पास करता है। जैसे mRNA टनल हमारे छोटे सब यूनिट में है, 40S सब यूनिट में है, इसी तरह से प्रोटीन टनल प्रेजेंट होता है लार्जर सब यूनिट के अंदर में। ये क्या है? प्रोटीन टनल। अब इस प्रोटीन टनल का काम है, जब राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा, नया प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा, तो जैसे जैसे अमीनो एसिड ऐड होते हुए चले जाएंगे, तो इसी प्रोटीन टनल के थ्रू हमारा नया प्रोटीन बाहर की तरफ आएगा, राइबोसोम से बाहर निकलेगा। और ये प्रोटीन टनल बिल्कुल पी साइट के ऊपर होती है। क्यों पी साइट के ऊपर होती है वो आगे बात करेंगे, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। राइबोसोम स्ट्रक्चर के बाद में हमें पता होना चाहिए टीआरएनए स्ट्रक्चर। जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट काम करता है वो है टीआरएनए। टीआरएनए हमारे सेल के जो 3 इंपॉर्टेंट आरएनए टाइप्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, उसमें से तीसरा सब यूनिट है। आरएनए की बात करें तो ये सबसे छोटा आरएनए होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए। क्योंकि स्मॉलेस्ट आरएनए है तो ये सॉल्यूबल आरएनए भी कहलाता है। ये क्या है? सॉल्यूबल आरएनए या फिर एसआरएनए। पहले इसके टाइम पे इसको एसआरएनए कह करके बुलाया जाता था। ये जो एसआरएनए है, टीआरएनए है या फिर जो सॉल्यूबल आरएनए है, इसका काम क्या है? इसका काम है एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करना, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करना।
अब अडेप्टर मॉलिक्यूल होता क्या है, अडेप्टर मॉलिक्यूल का क्या रोल होता है, पहले तो ये समझना चाहिए भाई। अडेप्टर मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को रिलेट करे या फिर उनको आपस में कनेक्ट करे, तो उसको बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। अडेप्टर मॉलिक्यूल जो है उसका काम है, जो एमआरएनए के अंदर कोडॉन इंफॉर्मेशन है, एमआरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, कोडॉन्स की फॉर्म में, जैसे एयूजी, यूयूयू, सीसीसी, ये सब क्या है, कोडॉन्स। इन कोडॉन्स की मदद से हमें क्या बनाना है, अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना है। यहां पर अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के हमें क्या बनाना है, प्रोटीन। अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम होता है कि वो एक तरफ तो इस जेनेटिक कोड को रीड करेगा, पहला काम ये क्या करेगा, रीड करेगा जेनेटिक कोड को, और जेनेटिक कोड को रीड करने के बाद दूसरी तरफ ये ऐड करेगा अमीनो एसिड, दूसरी साइड से क्या करेगा, ऐड करेगा अमाइनो एसिड। प्रोटीन में अमाइनो एसिड ऐड करके प्रोटीन की लेंथ को बढ़ाता हुआ जाएगा। ये दोनों काम ये साथ में करता है, रीडिंग भी करता है और अमीनो एसिड का एडिशन भी करता है। तो जब ये दोनों काम साथ में करता जाएगा और इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा, तो यहाँ से रीडिंग करता हुआ चला जाएगा और इधर से प्रोटीन को बढ़ाता हुआ चला जाएगा। क्योंकि ये दोनों काम साथ में करता है, इसी वजह से टीआरएनए का नाम पड़ गया अडेप्टर मॉलिक्यूल। अब ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये कंसेप्ट बहुत बाद में आया है, मतलब टीआरएनए एज अ अडेप्टर काम करता है, ये हमें बहुत बाद में पता लगा है। पहले हमें ये नहीं पता था कि अडेप्टर मॉलिक्यूल ही टीआरएनए मॉलिक्यूल है। अडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में तो हमें बहुत पहले से पता है, लेकिन टीआरएनए एज एन अडेप्टर ये हमें बाद में पता लगा। तो अगर हम बताएं अडेप्टर मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस क्रिक ने प्रपोज की थी। जो क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर भी दिया था, उन्होंने प्रपोज किया था कि हमारे पास में एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए, बिना अडेप्टर मॉलिक्यूल के तो काम नहीं बनेगा। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों चाहिए, अडेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि एमआरएनए सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में है और प्रोटीन सीक्वेंस अमीनो एसिड की फॉर्म में, और अमीनो एसिड डायरेक्टली कोडॉन को रीड नहीं कर सकते। अमीनो एसिड के पास में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली कोडॉन को रीड करके अपने आप से प्रोटीन में ऐड हो जाए। तो ये करवाने का काम किसको करना चाहिए, किसी अडेप्टर मॉलिक्यूल को करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे हमें अडेप्टर मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। मजेदार बात ये भी है कि जो टीआरएनए है वो भी हमें बहुत टाइम से मालूम है। जो टीआरएनए है इट इज ऑल्सो नोन फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो। ये भी हमें बहुत समय से मालूम है कि टीआरएनए हमारे सेल में इंपॉर्टेंट आरएनए की तरह प्रेजेंट होता है। बट जो टीआरएनए है यही अडेप्टर मॉलिक्यूल है, ये चीज बाद में एस्टैब्लिश होकर के दी गई थी। अब टीआरएनए बनता कैसे है भाई, है तो ये भी आरएनए, आरएनए कोई सा भी हो, कैसे बनेगा, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से। ये हमारे पास में डीएनए है, इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक छोटा सा एमआरएनए सीक्वेंस बनता है जिसका नाम है टीआरएनए। ये जो टीआरएनए का लीनियर चेन हमने बनाया है, एकदम सीधा लीनियर चेन बनाया है, लीनियर स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या है, टीआरएनए का लीनियर या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन टीआरएनए अपने लीनियर फॉर्म में काम नहीं कर सकता, इसको तो काम करने के लिए अपने ऊपर में फोल्ड होना पड़ता है। ये अपने ऊपर में क्या होता है, फोल्ड हो जाता है, अपनी फोल्डिंग करवा लेता है। जब एक बार ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाता है तो ये हायर स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टीआरएनए का होता है वो क्लोवर लीफ, लॉन्ग जैसा दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। अब
अभी इसका कंप्लीट डिटेल में स्ट्रक्चर हम पढ़ने ही वाले, लेकिन अभी बस इतना याद रख लीजिए कि इस तरह का कुछ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है फोल्डिंग होने के बाद। फिर 2 डिग्री स्ट्रक्चर फिर से फोल्ड होता है अपने ऊपर, ये फिर से फोल्ड हो जाता है, फोल्डिंग शो करता है, और फोल्डिंग होने के बाद में टर्शरी स्ट्रक्चर या फिर 3 डिग्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड एल की फॉर्म में दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरह का इन्वर्टेड एल की शेप में। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है यही एक्चुअल स्ट्रक्चर है टीआरएनए का। तो जो टीआरएनए है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये टर्शरी स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो एंड्स हैं वो कंप्लीटली फोल्डेड फॉर्म में। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझने के हिसाब से हम कौन सा पढ़ेंगे, सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चर। ये वाले स्ट्रक्चर में इसका जो दिखाई देगा, सारे के सारे जो एंड्स हैं वो क्लियर दिखाई पड़ते हैं, उनका फंक्शन भी यहाँ पे क्लियर उसको समझा जा सकता है। तो एक बार हम इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो इसके सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर को चेंज कर देते हैं और डबल स्ट्रैंडेड नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए आप जगह जगह पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड पोर्शन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है। लेकिन जिन जगहों पर जो एंड पोर्शन है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो वहां पे हमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड लूप दिखाई पड़ता है, एक खुला हुआ लूप दिखाई पड़ता है यहाँ पे। तो ऐसे हमारे पास में 3 लूप है। एक ये लूप है जिसका नाम है टी लूप, एक ये लूप है जिसका नाम है डी लूप, और एक ये लूप है जिसका नाम है एंटी कोडॉन लूप। अगर इसकी नंबरिंग करें तो ये नंबरिंग जाती है 5 प्राइम एंड पे हमारा ये वाला साइट प्रेजेंट है, और 3 प्राइम एंड पे हमारा ये वाला साइट प्रेजेंट है। ध्यान से अगर देखेंगे तो जो 3 प्राइम पोर्शन है उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड्स सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही दिखाई पड़ते हैं, ओवरहैंग की फॉर्म में। ये 5 प्राइम एंड से बाहर निकला रहता है, थोड़ा सा लंबा होता है, ओवरहैंग की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जो सी टर्मिनल होता है इसके पास में हमेशा CCA नाम की सीक्वेंस होती है, लास्ट में हमेशा कौन सी सीक्वेंस होती है, CCA। और ये जो A है यही इसका 3 प्राइम एंड है, इसके पास में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा 5 प्राइम एंड पे। अब इस OH ग्रुप का काम क्या है, या फिर ये जो 3 प्राइम एंड है ओवरहैंग है उसका काम क्या है, उसका काम है अमीनो एसिड को बाइंड करना। जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड आकर के इस OH ग्रुप से बाइंड करता है और यहां पर आकर के इस तरह से बैठ जाता है। क्योंकि 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड आकर के बैठ रहा है, इसी वजह से इस वाले एंड को हम क्या बुलाते हैं, अमीनो एक्सेप्टर, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। ये क्या है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। ये एक आर्म है जिसके ऊपर में अमीनो एसिड आकर के बैठने वाला है। लेकिन यहां पर कौन सा अमीनो एसिड आकर के इस पर्टिकुलर टीआरएनए पर बैठेगा ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होता है एंटी कोडॉन लूप से। जैसा इसका नाम है एंटी कोडॉन लूप, मतलब इसके पास में भी 3 न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है जो कोडॉन्स के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कोडॉन्स से जाकर के बाइंड करती है। मतलब कि अगर हम बताएं हमारे पास में यहाँ पे एक mRNA सीक्वेंस है,
इस mRNA सीक्वेंस के पास एक 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो एंटी कोडॉन के पास में इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, और यहां से आकर के ये इससे बाइंड करेगा। तो एंटी कोडॉन लूप का काम क्या है? इसके पास में एक एंटी कोडॉन होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है जो कोडॉन से बाइंडिंग शो करती है। ये दोनों लूप ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है एंटी कोडॉन लूप, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो हमारे पास टी लूप है, डी लूप है, वेरिएबल आर्म है, ये जो हमारे पास में एक वेरिएबल नेचर की जिसका लेंथ कांस्टेंट नहीं रहता, इस तरह की एक आर्म होती है। ये हमारे लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। अब यहां पर आपको समझना है कि जो बाइंडिंग होती है कोडॉन और एंटी कोडॉन के बीच में, बाइंडिंग ऑफ कोडॉन और एंटी कोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री। कैसी बाइंडिंग होती है? कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग का मतलब है कि अगर हमारे पास में एक कोडॉन इस तरह से है जी यू, तो एंटी कोडॉन कैसा होगा? एंटी कोडॉन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कुछ इस तरह का होगा। ये 3 प्राइम डायरेक्शन और ये 5 प्राइम डायरेक्शन, तो हमारे पास में ये उल्टा हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा? यू ए सी। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? जो एंटी कोडॉन है वो क्या है? सी ए यू, क्योंकि ये 5 प्राइम इधर है और ये 3 प्राइम इधर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट सीक्वेंस होनी चाहिए, तभी यहां पे बाइंडिंग होगी। जैसे अगर हम बताएं, यहां पर बाइंड करने के लिए, इस वाली कोडॉन पे बाइंड करने के लिए जो एंटी कोडॉन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अगर हम सीधा लिखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो 5 प्राइम पे ये बाइंड करेगा, ये आएगा हमारा पहला, मतलब सी, फिर ये बाइंड करेगा ए ए, तो ये होना चाहिए सी ए ए। तो ये उल्टा होता है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारा ये होगा, उल्टा होगा। इसी को हम शो करने के लिए टीआरएनए को किस तरह से बनाते हैं? टीआरएनए को हम बनाते हैं इस तरह से कुछ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ा रहेगा, यहाँ पर एंटी कोडॉन है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर देखिए ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमने बनाया है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाया है। तो ये इजिली बाइंडिंग शो की जा सकती है। तो जैसे अगर हम 1-2 की बाइंडिंग कर ही दें, तो यहाँ पे है ए सी सी, तो यहाँ पर क्या आएगा? जी जी यू, यहाँ पे ये ऐसे रीड किया जाएगा जी जी यू। यहाँ पर है सी ए सी, तो एंटी कोडॉन होगा जी यू जी, तो ये इस तरह से रीड किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पे 3 प्राइम से अमीनो एसिड लगा होता है। अमीनो एसिड आर्म थोड़ी सी लंबी होती है 5 प्राइम के कंपैरिजन में, तो हम हमेशा टीआरएनए को बनाने के लिए कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। अब टीआरएनए भी हमें पता लग गया। टीआरएनए का काम क्या है? एंटी कोडॉन के थ्रू एमआरएनए की सीक्वेंस कोडॉन्स को रीड करना, और उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को लेकर के आना, और अमीनो एसिड को जोड़ के एक प्रोटीन बनाते हुए चले जाना। चौथी जो इन्फॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए वो है कोडॉन्स के बारे में। अब कोडॉन्स के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, कोडॉन्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में ही पढ़ लिया है कि कोडॉन एक 3 न्यूक्लियोटाइड की एमआरएनए सीक्वेंस होती है। एक 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है, और ये 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को जोड़ने में हेल्प करती है। कोई भी एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जोड़ने में हेल्प करता है। तो कोडॉन के बारे में तो ज्यादा हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो हमने ये चारों चीजें डिस्कस कर ली, एमआरएनए का स्ट्रक्चर, टीआरएनए का स्ट्रक्चर, राइबोसोम का स्ट्रक्चर और कोडॉन का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स पे। कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स होते हैं, कितने तरह के वो काम परफॉर्म होते हैं, वहां पर एक एक करके वहां पे देखना है। सबसे पहला स्टेप होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए।
या इसी स्टेप को एक और नाम मिलता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। क्या है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब है जब हमारे टीआरएनए के ऊपर में ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, जब टीआरएनए के साथ में एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड आकर के जुड़ जाए, कोई सा भी अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड कौन डिसाइड करेगा? एंटी कोडॉन डिसाइड करेगा। जिस तरह का एंटी कोडॉन या फिर जिस कोडॉन के लिए यहाँ पर इसके पास एंटी कोडॉन है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड आकर के यहाँ पे बाइंड करता है। इसी बाइंडिंग को बुलाया जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी की मदद लगती है। एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एटीपी को तोड़कर जो एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी को यूज करके अमीनो एसिड टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे जाकर के बैठ जाता है। और एक बार जब ये टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे जाकर के बैठ जाएगा, तो ऐसा टीआरएनए बुलाता है चार्ज्ड टीआरएनए। ये क्या है? चार्ज्ड टीआरएनए। ये जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए चल रहा है, ये एमआरएनए से इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। सेल में एमआरएनए बन रहा है, सेल में एमआरएनए नहीं बन रहा है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। बिना एमआरएनए के भी हमारा सेल टीआरएनए को चार्ज करता हुआ रहता है, क्योंकि टीआरएनए का चार्ज किस पे डिपेंड करता है? टीआरएनए के एंटी कोडॉन पे। जिस तरह का एंटी कोडॉन है, उसी तरह का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड आकर के उसके 3 प्राइम एंड पे बैठ जाएगा। तो ये सबसे पहला काम है। ये बिना एमआरएनए के भी सेल में चल रहा था। हमारे सेल में बहुत सारा हर टाइम के पे जो टीआरएनए है वो चार्ज होते रहते हैं बिना एमआरएनए के भी। इनके ऊपर में अमीनो एसिड आकर के बैठते जाते हैं, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड। अब दूसरे स्टेप में आता है हमारा हीरो मॉलिक्यूल एमआरएनए। एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसाइज होने के बाद में न्यूक्लियस से बाहर आया। अगर हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, अगर प्रोकैरियोट है तो वो न्यूक्लियस के बाहर ही रहता है। तो दूसरा स्टेप है एमआरएनए सिंथेसिस। एमआरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ और एमआरएनए सिंथेसाइज होकर के सेल के बाहर आ गया। एमआरएनए के अंदर हमने सारे स्ट्रक्चर आपको बता ही दिए हैं कि कैसे एक 5 प्राइम यूटीआर होता है, एक 3 प्राइम यूटीआर होता है, ये 3 प्राइम एंड होता है और ये 5 प्राइम एंड होता है। 5 प्राइम यूटीआर के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो बाइंड करती है राइबोसोम से, जिसका नाम है राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस या राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इस राइबोसोम बाइंडिंग साइट से राइबोसोम आकर के जुड़ने वाला है, लेकिन राइबोसोम खुद से नहीं जुड़ता भाई। जैसे ही हमारा एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, तो उस टाइम पर जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होती है, जो छोटी सब यूनिट होती है राइबोसोम की, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। स्मॉल सब यूनिट जो राइबोसोम की होती है, जिसके पास में 3 साइट हैं, ए, पी, ई, इस स्मॉल सब यूनिट से आकर के बाइंड करता है हमारा एक ऐसा टीआरएनए जिसका एंटी कोडॉन स्टार्ट कोडॉन को आइडेंटिफाई करता है। भाई सबसे पहला इस कोडॉन क्या चाहिए हमें? स्टार्ट कोडॉन। तो पहले आकर के कौन बाइंड करेगा? एक ऐसा टीआरएनए जिसका एंटी कोडॉन एयूजी कोडॉन को रीड कर सके। अगर वो एयूजी कोडॉन को रीड कर पाएगा तो मतलब उसका खुद का सीक्वेंस एंटी कोडॉन का कैसा होगा? ए के सामने यू, यू के सामने ए और जी के सामने सी। तो सी यू ए सी तरह का एंटी कोडॉन टीआरएनए यहाँ पर बाइंड करने वाला है। ये जो टीआरएनए है ये पहले से ही चार्ज्ड है और आपको मालूम है एयूजी कोडॉन के लिए कौन सा अमीनो एसिड था? मिथियोनिन। तो यहाँ पे मिथियोनिन अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है टीआरएनए से, और ये टीआरएनए अब जाएगा और बाइंड कर जाएगा पी साइट पे। ये कहाँ पे बाइंड कर जाएगा? इसकी पी साइट पे जाकर के बाइंड कर जाएगा। जब पी साइट पे ये बाइंड कर जाएगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। मिथियोनिन
और ये है एंटी कोडॉन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, जिसके पास एक टीआरएनए है, मिथ्योनिन वाला अमीनो एसिड लेकर के चल रहा है, स्टार्ट कोडॉन से जाकर के ये बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जाएगा और बाइंड कर जाएगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जाएगा और कहाँ बाइंड करेगा? राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे। तो इस तरह से ये कहाँ बाइंड कर गया? राइबोसोम बाइंडिंग तो जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे क्या आ गया? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। आपको पता है यहाँ पे एक टनल होती है जिसके थ्रू राइबोसोम अंदर मूव कर सकता है। यहाँ पे ई साइट, यहाँ पे पी, यहाँ पे ए साइट, ए पी ई साइट। और इसके ए साइट पे क्या प्रेजेंट है? टीआरएनए प्रेजेंट है जिसके ऊपर मिथियोनिन जुड़ा हुआ है। एक बार जब ये एमआरएनए से बाइंड कर जाता है, फिर एमआरएनए से बाइंड करने के बाद में ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट करता है। ये कैसे मूव करेगा? 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करते हुए ये क्या सर्च करता है? स्टार्ट कोडॉन को सर्च करता है कि हमारे जो एमआरएनए है वहां पर स्टार्ट कोडॉन कहां पर देखने को मिलेगा। स्टार्ट कोडॉन मतलब पहला एयूजी। एयूजी तो यहां भी होगा, एयूजी तो यहां भी होगा, लेकिन ये सारे से मतलब नहीं है। इसको क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम यूटीआर के बाद में जब हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन राइबोसोम मूव कर रहा है पूरा कॉम्प्लेक्स, तो पहला एयूजी सीक्वेंस, पहला स्टार्ट कोडॉन कहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे ये धीरे धीरे यहां तक पहुंचता है, हमारा राइबोसोम जब यहां तक पहुंचेगा, तो यहां पर पहुंचते ही मान लीजिए यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंचते ही जो टीआरएनए था वो अब इससे बाइंड कर गया। जो मिथ्योनिन वाला टीआरएनए था वो इससे बाइंड कर गया अपने एंटीकोडॉन्स के। और जैसे ही ये इससे बाइंड करता है तो अब सिग्नल जाता है बड़ी सब यूनिट को। भाई अभी तक तो राइबोसोम कितनी सब यूनिट से बना है? 2 सब यूनिट से, एक बड़ी और एक छोटी। जैसे ही एंटीकोडॉन जो ये वाला टीआरएनए था, ये पहले स्टार्ट कोडॉन से मीट करता है, तो ये लार्जर सब यूनिट आकर के इसके ऊपर बैठ जाती है, और बैठने के बाद में लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में कनेक्ट हो जाती है और एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देती है। ये आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, ए साइट, पी साइट, एस साइट। जब ये दोनों सब यूनिट, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट भी आ गई, अब राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट भी आ गई, अब तो जब दोनों साइट यहाँ पर, दोनों राइबोसोम सीक्वेंस या फिर दोनों राइबोसोमल सब यूनिट एक साथ आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का कंप्लीशन। जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये पूरा बन गया, जिसमें 60S तो है ही, 40S राइबोसोमल सब यूनिट भी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है, ये आगे की तरफ मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, एमआरएनए के ऊपर मूव करेगा, और मूव करते हुए नए नए जो अमीनो एसिड है उसको लेकर के आने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इलोंगेशन ऑफ प्रोटीन चेन। सेकेंड स्टेप में क्या होना है? प्रोटीन चेन का इलोंगेशन होने वाला है। ये एमआरएनए था, एमआरएनए के ऊपर में ये स्मॉल सब यूनिट जुड़ी हुई है, इसको हम नीचे ही बना लेते हैं, थोड़ा आप देखने में इजी रहेगा। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट आकर के बाइंड कर चुकी है, ठीक है। ए पी ई साइट यहाँ पे इस तरह से टनल प्रोटीन है। अब जो पहला
टीआरएनए था वो कहाँ पे बाइंड किया था भाई? पहला टीआरएनए हमारा यहाँ पे बाइंड किया था जो एयूजी के साथ बाइंड किया था। लेकिन इसके आगे क्या प्रेजेंट है? इसके आगे मान लीजिए एक दूसरा कोडॉन है जीजीजी, इस पे मिथियोनिन प्रेजेंट था। इस जीजीजी के लिए इसके स्पेसिफिक क्या आएगा? टीआरएनए। इसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड आएगा, इसके स्पेसिफिक टीआरएनए आएगा, जिसका एंटी कोडॉन कैसा होगा? सी सी सी। ये सी 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 आके बाइंड कहाँ करेगा? ए साइट पे। तो जो नेक्स्ट अमीनो एसिड को लेकर के आने वाला है वो कौन है? सी सी सी, ए साइट पे। अब इस ए साइट पे जब ये आएगा, जब ये बाइंड करेगा, अब राइबोसोम आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करना वो स्टार्ट कर देगा। जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा ये जो टीआरएनए पी साइट पे था वो कहाँ चला जाएगा? ई साइट पे भाई, एग्जिट साइट पे जाएगा। और ये जो हमारा ए साइट पे है ये कहाँ जाएगा? पी साइट पे, आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास में अमीनो एसिड है, ये जो मिथियोनिन अमीनो एसिड है, ये क्या होगा? ये यहां से, मतलब ये वाला अमीनो एसिड यहां जाएगा, ये इधर आएगा। लेकिन जो मिथियोनिन अमीनो एसिड है वो कहाँ जाएगा? इसके साथ बाइंड कर जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा। देखो, अगर हम इसको सिंपल डायरेक्शन में सिंपल सा बनाए तो ये हमारा एमआरएनए है, ये हमारा एमआरएनए है, और बस 3 साइट बना लेते हैं, एक ई पी ए। ये जो पहला वाला टीआरएनए था ये कहाँ आ गया? यहाँ पे मिथियोनिन, यहाँ पे। पुराना वाला टीआरएनए जो जिसके पास में एक दूसरा अमीनो एसिड था वो यहाँ आ गया, सी 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 ए यू जी। अब क्या करना है कि ये जो मिथियोनिन यहां से यहां तो आ गया, लेकिन इस मिथियोनिन को हमें इस वाले अमीनो एसिड पे भेजना है ताकि हम एक प्रोटीन चेन बना पाए, मिथियोनिन चेन बना पाए। अब ये जो प्रोसेस है इसमें 2 तरह के एंजाइम लगते हैं इलोंगेशन में। पहला एंजाइम है ट्रांसलोकेज, जो कि टीआरएनए को ए साइट से ई साइट पे ले जाता है, ट्रांसलोकेज। तो ट्रांसलोकेज का क्या काम है? ए साइट से ई साइट पे ले जाना टीआरएनए को। दूसरा एंजाइम होता है ये वाला जो एंजाइम है, जो ये काम कर रहा है भाई, ये वाला काम कर रहा है। ये क्या है? ट्रांसलोकेज। और दूसरा एंजाइम क्या लगेगा? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। डिल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों बन पाता है? क्योंकि दोनों के दोनों अमीनो जो टीआरएनए हैं वो चार्ज्ड हैं। ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है। जब दोनों के दोनों चार्ज होते हैं और दोनों बहुत पास डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है ये एक राइबोजाइम परफॉर्म करता है, मतलब आरएनए एंजाइम परफॉर्म करता है। ये कोई प्रोटीनेशियस एंजाइम नहीं है, ये क्या है? राइबोजाइम। ये राइबोसोम कौन सा है? लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ आरआरएनए, मतलब यूकैरियोट्स में 28 एसआरएनए और प्रोकैरियोट्स में 23 एसआरएनए इसको परफॉर्म कराता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। यहां पर एक तीसरा कोडॉन होगा, मान लीजिए यहां पर कोडॉन है GAC। तो यहां पर कौन सा टीआरएनए आएगा? यहां पर एक नया टीआरएनए आएगा जिसके पास में एंटीकोडॉन सीक्वेंस होगी GUG। तो GUG यहां आ जाएगा इस वाली साइट पे, फिर से ए साइट पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला अमीनो एसिड इधर, ये वाला बाहर, जो ये वाला है ये बाहर चला जाएगा, ये वाला आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, और अमीनो एसिड वापस से घूम के ऊपर आ जाएगी। तो अगर दोबारा बनाए ये कुछ ऐसे जाएगा, EPA साइट, लार्जेस्ट सब यूनिट बना लेते हैं, लार्जर सब यूनिट। तो जो टीआरएनए जा रहा है वो नेक्स्ट टीआरएनए ई साइट पे चला गया, पुराना वाला यहाँ आ गया, और नया वाला अब यहाँ आ जाएगा। अब जब नया वाला अमीनो एसिड यहाँ आ चुका है तो जो अमीनो एसिड सीक्वेंस अभी ऐसी थी मिथियोनिन, वो हम पीछे वाले के ऊपर भेज देंगे, मतलब इसके ऊपर एक और आ जाएगा एडिनाइन।
मतलब ये पीछे भेज दिया गया, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये वाला बाहर चला जाएगा। अब धीरे धीरे आप ध्यान देंगे कि प्रोटीन सीक्वेंस ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी भाई, हर बार जैसे जैसे ये इलोंगेशन स्टेप रिपीट होगा तो जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। और प्रोटीन कहां से बाहर निकलेगा, इस टनल प्रोटीन से, प्रोटीन टनल जो कि लार्जर सब यूनिट है 60s के पास में, इससे बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। अल्टीमेटली प्रोटीन बहुत लंबा हो जाएगा और पूरा का पूरा सिंथेसाइज हो जाएगा। मान लीजिए ये पहुंच गया है, ये 5 प्राइम एंड था, ये AUG था, ये हमारे पास में 3 प्राइम UTR था, और ये UUA है स्टॉप कोडॉन। अब बात कहां तक पहुंच गई, स्टॉप कोडॉन तक पहुंच गई। हमारा जो RNA है, राइबोसोम है, वो कहां तक पहुंच गया, अब स्टॉप कोडॉन पे। अब स्टॉप कोडॉन की खास बात होती है कि स्टॉप कोडॉन के लिए अमीनो एसिड डिफाइन नहीं होता, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी tRNA नहीं होता। तो यहाँ पर कोई tRNA बाइंड नहीं करेगा आके, tRNA की जगह यहाँ पर क्या बाइंड करेगा, एक रिलीज फैक्टर, एक दूसरा फैक्टर होता है जिसका नाम होता है रिलीज फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर ए साइट पे आके बाइंड करेगा, और जब यहाँ पे अमीनो एसिड है ही नहीं तो अब की बार पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्ट नहीं कर पाएगा, प्रोटीन बाहर निकल जाएगा। तो जो ये नया प्रोटीन बना है ये क्या है, बाहर निकल जाएगा, राइबोसोम सब यूनिट अलग हो जाएंगी और प्रोटीन सिंथेसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है।